देखिए आज हम लोग को पढ़ना है फेरोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ना है? फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ना है, ठीक है। देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो हम लोग पिछले क्लास में ही देख चुके थे कि देखिए ये चैप्टर में पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पढ़ना था। तो फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल वैसा मटेरियल होता था जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करता था, यानी दूर भगाता था, जिसका काई का वैल्यू स्मॉल और निगेटिव होता था। जबकि पारामैग्नेटिक मटेरियल का क्या होता था, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करता था, लेकिन वीकली, बहुत कम। उसका काई का वैल्यू पॉजिटिव बट स्मॉल होता था। यहाँ पर जो है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ना है। तब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को हाईली अट्रैक्ट करता है। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड को हाईली अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ वो समझ लीजिए। यानी कि आप लिख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट, इट अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांगली। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, सॉरी फील्ड लाइन, लाइन यहाँ छूट गया है, लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब इट अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांगली। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्ट्रांगली आपका क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दिए हैं, दिस इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये, तो सेंटर वाले लाइन से मतलब नहीं है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पार करेगा ही। जो दूर जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे पार कर रहा होगा, इसको हाईली अट्रैक्ट कर लेगा, एकदम पॉइंट एरिया में कंसंट्रेट कर लेगा, फिर धीरे धीरे ये बाहर अपनी उसी पोजीशन पर चला जाएगा। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हाईली अट्रैक्ट करेगा, एकदम कंसंट्रेट कर देगा। समझ रहे हैं बात को, मेरी बात को? जबकि बात पारामैग्नेटिक था जो थोड़ा बहुत है, ये हाईली मतलब एकदम कह सकते हैं कि जैसे बीम ऑफ लाइट नहीं जाता है उस तरह से ही आपको ये कंसंट्रेट कर देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। कौन? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तब तो ये हाईएस्ट मतलब क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, इसका ये नेचर है। जबकि डायमैग्नेटिक रिपेल करता था, अब पारामैग्नेटिक क्या है आपका, वीकली अट्रैक्ट करता था, जबकि स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात आप समझ जाइए, ये जो है मूव करेगा, यानी इट मूव, कौन? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इट मूव फ्रॉम लो टू हाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इट मूव फ्रॉम लो टू हाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फास्टली। फास्टली मतलब फास्ट में, एकदम जो इसको कहते हैं फास्टली, है ना, फास्ट में एकदम चलेगा, मतलब मूव करेगा तेजी से, एकदम तुरंत अटैक करेगा। जैसे कि आप समझ लीजिए कोई मैग्नेट है, बचपन से आप लोग उसका काम किए, अगर कोई मैग्नेट है उसके बगल में लोहे का पीस रख दीजिएगा तो उसको फट से खींच लेगा, तेजी से खींचेगा, क्योंकि वो बहुत फास्टली, बहुत स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं यहाँ पर, इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी susceptibility is very high, very high, that is आप कह सकते हैं काई का जो वैल्यू होगा बहुत ज्यादा होगा 1 से। बहुत ज्यादा होने का मतलब आपका 1000 रहेगा, 2000 रहेगा, 3000 रहेगा, 4000 रहेगा। जैसे एफई का होता है लगभग 5000 के आसपास,
4999 इस तरह से सॉफ्ट आयरन का। तो काई का वैल्यू वेरी क्या होगा, स्ट्रांगली होगा, वेरी हाई होगा ये। और हम बोले थे ना कि मटेरियल प्रॉपर्टी है। अब इस काई का वैल्यू याद कीजिए, डायमैटिक के लिए नेगेटिव और स्मॉल होता था, -1 से लेके 0 के बीच, 0 से छोटा और -1 से, मतलब कह सकते हैं कि -1 से बड़ा और 0 से छोटा होता था, उसके बीच का वैल्यू -0.5 -0.6 इस तरह से होता था। जबकि पैरामैग्नेटिक का 1 से आपका ज्यादा होता था, जबकि इसका जो है बहुत ही ज्यादा होता है। अगर उसी तरह से इसमें ऐड करिएगा तो आप एडिंग +1 बोथ साइड, एडिंग +1 बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कीजिएगा +1, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, 1 प्लस तो काई होगा ये, और 1 प्लस काई जो होगा 1 + 1 से बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसे भी बहुत ज्यादा है। इसको क्या कहते हैं, म्यू आर कहते हैं, यानी म्यू आर भी इसका बहुत ज्यादा ग्रेटर होगा 1 से, कहने का मतलब ये हुआ। और हम लोग म्यू आर का जो वैल्यू पढ़े थे, तो याद कीजिए रिलेटिव का म्यू आर का जो वैल्यू हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, म्यू मीडियम बाई म्यू नॉट। तो म्यू मीडियम जो होगा आपका म्यू नॉट इंटू म्यू आर है। इसका मतलब म्यू मीडियम भी, म्यू आर जब बहुत ज्यादा है 1 से, तो म्यू मीडियम जो होगा आपका बहुत ज्यादा होगा म्यू नॉट से। देखिए बात को समझिए, तो म्यू नॉट जब बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, बात को समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि समझ लीजिए बात को ध्यान से, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आते हैं कहां पर, यहाँ पर आगे कॉइल में। मान लीजिए कि यहाँ पर एक कॉइल है, कौन, कोई भी कॉइल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है करंट कैरिंग कॉइल के चलते। अब इसमें अगर आप, ये करंट जा रहा है तो एयर फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कम है। लेकिन अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल इसमें डालिएगा, तो सुन लीजिए, अब 3 पॉइंट एक साथ बोल रहे हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल अगर इसमें डालेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन था पहले से इसमें, उससे भी वो घट जाएगा, क्योंकि रिपेल करके वो घटा देगा। पैरामैग्नेटिक डालेंगे तो थोड़ा बहुत इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, लेकिन अगर फेरो डाल देंगे ना तो बहुत ज्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ा देगा ये। यानी कॉइल के अंदर जब आप 3 तरह का मटेरियल आप पढ़ लीजिए, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो फेरो में अगर ये सोलेनॉइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ये हो रहा है करंट के चलते, अगर इसमें आप एक ऐसा मटेरियल डालिए जो कि आपका क्या हो, डायामैग्नेटिक हो, तो इसके अंदर का जो भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ था उससे वो डिक्रीज करवा देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करके। दूसरी बात, अगर आप पैरामैग्नेटिक डालेंगे तो थोड़ा बहुत इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और यदि आप क्या इसमें फेरोमैग्नेटिक डाल देंगे तो 1000 गुना 2000 गुना मैग्नेटिक फील्ड लाइन के स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, कौन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो अब अपने हिसाब से काम कीजिएगा। अब देखिए कॉइलिंग फैन का देखे होंगे, सभी मोटर का कॉइलिंग देखे होंगे, वो कॉइल के अंदर आपका आयरन, सॉफ्ट आयरन रहता है। सॉफ्ट आयरन मतलब लोहा, सीधा समझिए बात को सिंपल भाषा में, उस पर कॉइलिंग किया जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ चुके थे मोटर में, NIAB। तो आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ाना है तो उसके अंदर क्या डाल दीजिए, सॉफ्ट आयरन डाल दीजिए, है ना, तो उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको इसीलिए जितने भी कॉइलिंग है, सारे कॉइलिंग में आपका डायमैग्नेटिक मतलब सॉरी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज किया जाता है। तो अब इतना तो बात समझ में आ गया कि किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा। देख लिए ध्यान से, अगर इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक का ज्यादा यूज है इसलिए फेरोमैग्नेटिक को हम लोग ज्यादा ध्यान से फिर अभी आगे पढ़ेंगे। फेरोमैग्नेटिक भी 2 तरह का होगा, एक सॉफ्ट एक हार्ड, उसका भी स्टडी अभी तुरंत करने वाले हैं। तो इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको लेना है जल्दी से फास्ट में एकदम। सर
फेरोमैटिक मटेरियल का एग्जाम्पल क्या होगा सर? देख लीजिए, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं तब। सर फेरोमैटिक मटेरियल का एग्जाम्पल क्या होगा? आपके घर में जितना लोहा है सारा फेरोमैटिक है। पिछले क्लास में वीडियो में देख लीजिए, फेको नहीं बताए थे। आयरन, कोबाल्ट, निकल, मात्र 3 ही एग्जाम्पल है इसका। फेको नहीं। आयरन, कोबाल्ट, निकल 26, 27, 28 जिसका एटॉमिक नंबर है, वही सिर्फ आपका फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है हमेशा, क्योंकि उसके बिना ना आपका पंखा चलेगा, ना आपका मोटर चलेगा, ना जनरेटर चलेगा। सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को अगर बढ़ाना है तो आपको हर हाल में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत हाईली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बढ़ाता है। ठीक है। देखिए, अब बात समझते हैं आगे, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इतना ज्यादा ताकत क्यों होता है, इतना ज्यादा मैग्नेटिक लाइन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने का रीजन क्या है, उस रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बचपन से कहानी हम लोग पढ़ते आए हैं कि 1 से भला 11, मतलब समझते हैं, मतलब एकता में दम है। एकता मतलब समझते हैं ना, 10 लोग मिल करके काम कीजिएगा, एक साथ ग्रुप बनाइएगा, तो ग्रुप में ज्यादा दम होता है, बशर्ते कि अकेले आप किसी से लड़ रहे हैं। तो वही रीजन यहाँ पर भी है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो भी है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल जिसको आप कह रहे हैं, उसमें एक टर्म है डोमेन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डोमेन। तो डोमेन क्या होता है? तो कोई भी पीस ऑफ मटेरियल ले लीजिए, मतलब फेरोमैग्नेटिक का, तो उसमें क्या होता है ना कि एटम्स जो होते हैं ग्रुप बना के रखते हैं। मतलब समझ लीजिए, नेचर में ये प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि मैं सिंपली बोल रहा हूँ, नेचर में प्रेजेंट है। नेचर कहने का मतलब ये है कि आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। नेचर में कहने का मेरा मतलब ये है कि नेचर में जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो ग्रुप बना के रखता है, यानी कि डोमेन। उस ग्रुप को डोमेन कहते हैं, उस ग्रुप को डोमेन कहते हैं। और वो डोमेन में जितना भी एलिमेंट होगा, मान लिया कि एक डोमेन है, इतना बड़ा एक डोमेन मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत सारा डोमेन होता है, एनसीईआरटी बुक आप निकाल सकते हैं, मैं अभी पेज नंबर बताता हूँ, है ना, तब आपको बात समझ में आएगा। इस तरह से आपका डोमेन बना हुआ रहता है, एक ग्रुप बना के रखता है, सर्टेन एरिया में एक ग्रुप बना के रखता है वो, है ना। इस तरह से आप एनसीईआरटी अगर देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 193 में 5.13 का जो पेज नंबर है उसका ए नंबर पिक्चर देखिए, फर्स्ट नंबर पिक्चर आप देख सकते हैं, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो आप देख सकते हैं 193 पेज नंबर में आपका। तो उसके बाद फिर ऐसा बनाने के बाद वो एरो दिया होगा उसमें, ऐसे कभी एरो इधर होगा, कभी एरो इधर होगा, कभी एरो इधर होगा, इस तरह से एरो आपका दिया हुआ होगा, जिधर मन तिधर एरो होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, हर एक रीजन का कुछ ना कुछ एरो होगा, रैंडम अरेंजमेंट में एरो होगा आपका, इस तरह से रैंडमली अरेंजमेंट में एरो दिया हुआ होगा। और ये ग्रुप जो है ना, जिस ग्रुप का एरो दिया हुआ है उसी को डोमेन कहते हैं। इस डोमेन में होता क्या है एक्चुअली, तो अगर आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जानते हैं तो कहता है अगर टिपिकल साइज इसका 1 mm का हो, टिपिकल साइज यदि 1 mm का हो, यानी कि इसका डोमेन का साइज अगर 1 mm होगा 1 mm साइज ऑफ डोमेन, यानी कि इसको डोमेन कहते हैं। डोमेन कहते किसको है, तब फिर से समझ लीजिए, ये ग्रुप ऑफ, जैसे आयरन जो है ना, अकेला एलिमेंट कभी नहीं, आयरन का पीस लीजिएगा ना तो उस पीस में एक एटम जो होता है, सर्टेन एटम ग्रुप बना के रखता है, और वो ग्रुप बना लेता है। और देखिए, याद कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। करंट कैरिंग वायर जब लूप बनाता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, याद कीजिए, करंट जब घूमता है लूप में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये 10th क्लास से पढ़ते हैं, और फार्मूला भी हम
यहाँ पर देखिए आपको याद करवाए थे म्यू नॉट बाई 2 आई बाई रेडियस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा कि नहीं पैदा करेगा, आप खुद सोचिए। अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, क्योंकि वो भी करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रॉन ही ना घूमता है, घूमता कौन है। अब इलेक्ट्रॉन वायर में घूमे या एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमे तो मैग्नेटिक। इसीलिए आप याद कीजिए, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्या है, वही रीजन है। अब ये तीन वो जो एलिमेंट है ना, फेकोनी जिसको मैं कह रहा हूँ, याद करने का अलग तरीका बता रहे हैं। फेकोनी आयरन, कोबाल्ट, निकेल, खासकर आयरन में ये जो है ग्रुप बना के रखता है। अब ग्रुप किस तरह का बनाता है, कहता है कि जितना भी एटम होगा ना वो सब अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में रखेगा। मतलब कि समझ लीजिए, अगर आप 5 आदमी हैं तो किसी ऑब्जेक्ट पर पांचों मिलकर एक ही तरफ फोर्स लगाइए, उसी ग्रुप को डोमेन कहते हैं। उसमें जितना भी एटम होगा उस ग्रुप में वो सारा का सारा एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, एक तरफ अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रखेगा, उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। आए बात समझ में, यानी उसको डोमेन कहते हैं। डोमेन कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें जितने भी एटम्स होंगे सारे एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा एक डायरेक्शन में होगा। अब बताइए, एक से हजार भला की एक भला, तो वही कहने का मतलब है 1 mm ऑफ साइज ऑफ डोमेन कंटेन 10 to power 11 एटम, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। 1 mm ऑफ साइज ऑफ डोमेन है जो जिसमें 10 का पावर 11 एटम होता है। अब 10 to power 11 एटम अगर एक तरफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट करेगा तो बताइए उसका इफेक्ट ज्यादा होगा कि नहीं, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा आपका। तो बाकी एलिमेंट ऐसा नेचर में नहीं करता है, इसलिए उसका इफेक्ट कम होता है। और वो भी ये, लेकिन एक बात और है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। यह डोमेन का मैग्नेटिक, जैसे इस डोमेन का सब डोमेन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में है, याद कर लीजिए, अलग अलग डायरेक्शन में। इसलिए आयरन का पीस अगर अकेला लीजिएगा तो उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटिविटी नहीं रहेगा। आयरन का पीस अगर लीजिएगा तो किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक्सटर्नल अगर मैग्नेटिक फील्ड इसमें डाल दीजिए, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड डाल दीजिए, यानी इसको सोलेनोइड के अंदर या कहीं भी बाहर से जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन है पहले से क्रिएटेड है, उसके अंदर पहले से जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएटेड है, मान लीजिए कि ये वायर दिखाई, इसमें पहले से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले से इधर प्रेजेंट है। जैसे ही इस डोमेन को उठा के इसके अंदर रखिएगा, इस डोमेन को उठा के अंदर रखिएगा, तो इसके अंदर का जो डोमेन रैंडम अरेंजमेंट में है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कारण एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, याद कीजिए, डायपोल मोमेंट पे टॉर्क लगाता है, अपने डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है फोर्स लगा करके। तो जितना भी रैंडम अरेंजमेंट था वो लगभग एक डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा सारा डोमेन। अब सारा डोमेन जब एक तरफ आ जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन था वो एक डायरेक्शन में आ गया। तो एक डायरेक्शन में जब आ गया तो समझिए कि स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा देगा। इसीलिए फेरोमैग्नेटिक में आपका जो आयरन है वो जब भी हम किसी कॉइल के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। मैग्नेटाइजेशन पढ़ भी किए। अब बताइए ध्यान से, अब इसके अंदर जब एक्सटर्नल कोई मीडियम रख दिए हैं तब का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा मीडियम के लिए, तो याद कीजिए, एक तो पहले सोलेनोइड के चलते था जो कि बहुत कम था। आइए मैग्नेटाइजेशन के कारण जो होगा ना ये बहुत ज्यादा होगा। किस केस में, आयरन के केस में। यही वाला आपका घटा देगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड, कब, जब आप रखिएगा डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में थोड़ा बहुत बताएगा और फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो डोमेन क्या है भाई, तो डोमेन जो है अ ग्रुप ऑफ एटम विच हैव मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलोंग वन डायरेक्शन, यानी कि एक ग्रुप, एक एटम है का ग्रुप है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है सब एक ही तरफ होता है। क्या होता है, एक ही तरफ होता है। अब आप लोग को किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ समझना है तब बोलिए, तब फिर आगे बात करेंगे हम। आप बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से, है ना।
देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब आप रखेंगे तो वो तो अट्रैक्ट करेगा ना। क्या चीज को अट्रैक्ट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट कर करके तब ना और कंसंट्रेट करेगा। ये तो मैग्नेटाइज भी तो होगा, दोनों फिनोमेना एक साथ होने लगेगा। ये मैग्नेटाइज भी होगा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैग्नेटाइजेशन का जो रूल पढ़े थे पिछले क्लास में आपका, किसके लिए? आपका पैरामैग्नेटिक के लिए, वो सेम रूल इसके लिए भी लागू होगा। ये भी मैग्नेटाइज होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रखिएगा तो डायामैग्नेटिक मैग्नेटाइज नहीं होगा, याद कर लीजिए। पैरामैग्नेटिक वीकली मैग्नेटाइज होगा, फेरोमैग्नेटिक हाईली मैग्नेटाइज होगा। ये बहुत ज्यादा ही मैग्नेटाइज होगा। मतलब कि कहने का मतलब ये जानते हैं कितना तेज है। अगर कोई मैग्नेट ले आइए, ये मैग्नेट है, मान लीजिए ब्लैक पेन इज द मैग्नेट, तो रेड पेन इसमें अगर सटा दीजिएगा, ये लोहा है, सिर्फ आयरन है, तो सट जाएगा इसमें। उसके बाद ये कहेगा कि हम खुद मैग्नेट हैं। कहिए कैसे? तो घर में एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। एक मैग्नेट ले लीजिएगा, उसमें एक लोहा का रॉड सटा दीजिए छोटा सा, फिर उस लोहे के रॉड से नीचे से जब दूसरा रॉड सटाइए तो वो भी सट जाएगा। यानी कि ये रॉड मैग्नेट नहीं है, लोहा। इसके मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये अपने आप को मैग्नेटाइज कर लिया और कहता है कि हम भी मैग्नेट में बदल गए, हम मैग्नेटाइज हो गए हैं। और दूसरे मैग्नेट को भी या फिर दूसरे भी आयरन पीस को ये क्या करता है? खींच लेता है। इसलिए क्योंकि ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड के सामने जैसे ही ले जाइएगा आयरन पीस को, तो अपने आप को मैग्नेटाइज कर लेता है हाईली, और अपने आप को मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो करता है। लेकिन जब बाहर ले जाइएगा तो फिर से वो अपने को डीमैग्नेटाइज कर लेता है। तो इसका मैग्नेटाइजेशन का प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, यानी हाईली मैग्नेटाइज होता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रखेंगे तुरंत मैग्नेटाइज हो जाएगा, फास्टली एकदम। ये नेचर है, ये नेचर हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद समझे हैं। ऐसा नहीं कि कोई साइंटिस्ट को सपना आया तो देख लिया, एक्सपेरिमेंट किया है उसके बाद ही पता चला है। एक्सपेरिमेंट जो किया है उसका नाम तो क्यूरी था, वो पिछले क्लास में लोग पढ़ चुके थे, उसका लॉ भी पढ़ चुके थे। तो हाँ बोलिए। फिर यहाँ पे म्यू एच होगा ना। म्यू एच क्यों होगा? मैग्नेटाइजेशन एम। एच होगा। म्यू एम मैग्नेटाइजेशन एच क्यों होगा? मैग्नेटाइजेशन ना होगा, पीछे देखिए रूल पढ़ाए थे, ठीक है। और फिर जब इसको हम आगे बढ़ाए थे तो याद कीजिए, बी एम बराबर जो होता है आपका, ये म्यू नॉट एच होता है ना। और फिर ए प्लस में म्यू नॉट और एक काई एच होता है। और तब आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक फार्मूला आया था कि म्यू नॉट कॉमन आ गया था, 1 + काई, है ना, और एच आ गया था। और तब ना हम फार्मूला एक ड्राइव किए थे, म्यू नॉट, लगता है पिछला क्लास आप नहीं किए ध्यान से। म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच होता है, और तब ना म्यू आर का वैल्यू जो होता है 1 + काई के बराबर होता है, ठीक है। वो फार्मूला मैं डिराइव कर चुका हूं पहले से। और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, देख लीजिए, बात को समझ लीजिए। जो भी डाउट है क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये सब जो है आपका उसी तरह का चीज है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो है आपका फेरोमैग्नेटिक भी दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। उस दोनों को स्टडी कर लेते हैं। देखिए ये सब बुक से अपने पढ़ने का चीज था, थोड़ा बहुत समझा दिए हैं। एनसीईआरटी बुक फिर से पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, फिर से याद कीजिए, ठीक है। ये चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है, फिर भी बहुत कुछ हद तक आप लोग को हेल्प कर दिए हैं। अब फेरोमैग्नेटिक जो होता है दो तरह का होता है। फेरो मैग्नेटिक दो तरह का होता है, एक आपका सॉफ्ट होगा, एक आपका हार्ड होगा। यानी सॉफ्ट फेरो मैग्नेटिक और हार्ड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है।
देखिए सॉफ्ट नेचर और हार्ड नेचर आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग के नेचर से मिलता जुलता है बिल्कुल। सॉफ्ट नेचर का आदमी को आप कैसा समझते होंगे और हार्ड नेचर के आदमी को किस तरह से समझते हैं? सॉफ्ट नेचर का मतलब क्या होता है, आप खुद सोचिए। जो सॉफ्ट नेचर का आदमी होगा और हार्ड नेचर का आदमी, ये तो आप समझते होंगे बात का ना। आपके घर में कोई सॉफ्ट नेचर का होगा, कोई हार्ड नेचर का होगा। मम्मी सॉफ्ट नेचर का, तुरंत गुस्सा आएगी, तुरंत बात मान जाएगी, है ना। कोई ऐसा भी होगा कि गुस्सा गया तो बड़ी धुन देगा पकड़ के आपको, हार्ड नेचर दिस इज द, है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी सॉफ्ट और हार्ड। जो सॉफ्ट नेचर का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, मैग्नेटिक फील्ड के सामने ले जाइएगा तो तुरंत मैग्नेटाइज हो जाएगा। आप बाहर निकालिएगा तो तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। यानी मैग्नेटाइजेशन याद करके नहीं रखेगा, याद कर लीजिए बात को। लेकिन हार्ड नेचर वाले को अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पास ले जाइएगा एक्सटर्नल में, तो मैग्नेटाइज हो जाएगा और अपने मैग्नेटाइजेशन को याद करके रखेगा। बाहर निकाल भी लीजिएगा ना तो वो मैग्नेटाइजेशन को याद करके रखता है। दिस इज द हार्ड नेचर। और सॉफ्ट नेचर क्या है, तुरंत बात मान जाएगा, तुरंत गुस्साएगा, तुरंत बात मान जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड फेरोमैग्नेटिक, अब दोनों का यूज अलग अलग हो सकता है। सॉफ्ट नेचर और हार्ड नेचर, तो सॉफ्ट नेचर का यूज अलग होता है, हार्ड नेचर का यूज अलग होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सॉफ्ट नेचर का जो मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड नेचर, उसमें यही एक डिफरेंस है आपका कि सॉफ्ट नेचर का जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा आपका, किसका, सॉफ्ट नेचर का। तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो आप लिख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट दोनों में, है ना। देखिए सबसे पहले बात तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक टर्म है रिटेंटिविटी, इसी में यूज होता है। रिटेंटिविटी का मतलब होता है, और एक कोर्सिविटी भी होता है। दोनों पहले समझ लिए तब फिर पॉइंट सारा लिखवा देंगे, है ना। रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी नाम से तो आप समझ सकते हैं इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। क्या होगा, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब क्या हो सकता है, आप खुद समझिए। रिटेंटिविटी, रिटेन मतलब होता है पकड़ के रखना। टू होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब किसी को पकड़ लिए तो छोड़ेंगे नहीं। 3-4 टर्म है इसमें, याद रखना है, डिफरेंस में याद कर लिए। रिटेंटिविटी का मतलब हुआ रिटेन, मतलब पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं। तो जिसका रिटेंटिविटी ज्यादा होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, यानी कि याद करने की ताकत कह सकते हैं, एक बात समझ सकते हैं। रिटेंटिविटी मतलब कि रिटेंटिविटी का मतलब ये हुआ कि आप उसको जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में ले जाइएगा तो अपने आप को मैग्नेटाइज करने की जो ताकत है उसकी बात वो कर रहा है, रिटेन करने की बात कर रहा है। तो रिटेंटिविटी सॉफ्ट और हार्ड में दोनों का सेम होगा या दोनों का अलग अलग होगा। तो फेरोमैग्नेटिक का रिटेंटिविटी हाई होता है, चाहे वो सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो, रिटेंटिविटी दोनों का हाई है। एक टर्म है क्वर्सिविटी। क्वर्सिविटी का मतलब होता है नॉट इरेज इजिली। क्वर्सिविटी नॉट इरेज इजिली, जिसको आप इरेज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पेंसिल से लिख दीजिए, उसको तुरंत मिटा दीजिएगा। पेन से लिख दीजिए, नहीं मिटेगा। तो क्वर्सिविटी क्या होता है, तो क्वर्सिविटी का मतलब ये हुआ, बात समझ लीजिए, कि नॉट इरेज इजिली, मैग्नेटाइज होने के बाद का ही कंसेप्ट अब है। मैग्नेटाइज हो गया, रिटेंटिविटी दोनों का हाई है, वो हो गया। अब उसके बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हट गया तो मैग्नेटाइजेशन भूल गया। ये मैग्नेटाइजेशन याद करके रखा हुआ है, याद करके दोनों रखता है। नहीं समझे मेरी बात। अब 100% ये थोड़ी भूलेगा, ये थोड़ा ज्यादा याद करके रखता है, थोड़ा कम। देखिए किसी भी चीजों का मटेरियल का 0 और 100% नहीं होता है। ऐसा आप मत सोच लीजिएगा अपने मन से कि हम करें कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जब निकालेंगे तो मैग्नेटाइजेशन भूल जाएगा, मैग्नेटाइजेशन याद करके रखेगा। याद करके दोनों रखेगा मैग्नेटाइजेशन, ये भी थोड़ा बहुत याद करके रखेगा,
लेकिन ये बहुत ज्यादा ही, मतलब इसका मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो थोड़ा बहुत अपने आप को मैग्नेटाइज करके रखेगा, बहुत कम, नगण्य जिसको कहते हैं, लेकिन ये उसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ज्यादा याद करके रखेगा। अब कोर्सिटिविटी की बात कीजिए, तो जो ये याद करके रखा है बात, ये याद करके रखा है बात, तो ये स्ट्रांगली याद करके रखता है, ये वीकली याद करके रखता है, मतलब धुंधला धुंधला, इसको कोई भी कंफ्यूज करवा सकता है ना। हम खड़ा होकर फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो देखते हैं जो थोड़ा थोड़ा याद करके आते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोग बात समझ लिए थे, अब लिख लेते हैं। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसको कहते हैं? लिखेंगे दोज मटेरियल, दोज मटेरियल, दोज मटेरियल विच लॉस ऑन मैग्नेटाइजेशन, ऑन मैग्नेटाइजेशन आफ्टर रिमूवल, removal of, after removal, after removal from external magnetic field, क्या? magnetic field is known as soft ferromagnetic material, soft ferromagnetic material, मतलब कि वैसा मटेरियल जो अपना मैग्नेटाइजेशन लॉस कर दे आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। और जो आपको याद करके रखेगा उसको क्या कहेंगे? हार्ड कहेंगे। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी कहने का मतलब ये हुआ तो दूसरा हम लिखेंगे क्या? दोज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दोज या दोज मटेरियल which do not lose on magnetization, magnetization after removal, removal from, कहां से? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गया? देखिए इसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई होता है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब म्यू नॉट, जिसको म्यू कहते हैं। इट्स मैग्नेटिक परमेबिलिटी, परमेबिलिटी इज हाई, और इसका भी मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई होता है। इट्स मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज हाई। इसका मतलब क्या हुआ? चाहे सॉफ्ट फेरोमैग्नेट हो चाहे हार्ड फेरोमैग्नेट हो, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हाईली अट्रैक्ट करेगा। दोनों मिलकर अट्रैक्ट करता है अपने अपने अंदर से दोनों को। परमेबिलिटी मतलब क्या है? ये बायोलॉजिकल वर्ड परमेएबल मतलब क्या होता है? इससे पार कर जाए तो आपका, बात समझ लीजिए, यहाँ पर दोनों का मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई होगा। अब देखिए रिटेंटिविटी की बात कीजिए, रिटेंटिविटी इसका लो होगा, इसका रिटेंटिविटी क्या होगा? हाई होगा। इट्स रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी
its retentivity is low or its retentivity is high। इसका रिटेंटिविटी क्या होगा? हाई होगा। रिटेंटिविटी क्या होगा? लो होगा। बात समझ लीजिए इसी तरह से, इसका रिटेंटिविटी क्या होगा? हाई होगा और उसका रिटेंटिविटी क्या होगा? आपका लो होगा। इस बात को आप समझ लीजिए, हाई रिटेंटिविटी और लो रिटेंटिविटी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बात। अगला कोर्सिटिविटी है। एक टर्म कोर्सिटिविटी का मतलब क्या होता था याद कीजिए। कोर्सिटिविटी का मतलब होता था नॉट इरेज इजिली। तो कोर्सिटिविटी जो इसका होगा, किसका? सॉफ्ट का, वो लो होगा। और कोर्सिविटी उसका जो होगा, मतलब लिख सकते हैं इट्स कोर्सिटिविटी इज लो और इट्स कोर्सिटिविटी इज हाई। इट्स कोर्सिटिविटी इज क्या? हाई। मतलब उसका कोर्सिटिविटी हाई होने का मतलब क्या है? एक बार ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो उसके मैग्नेट बाहर से उल्टा मैग्नेटिक फील्ड लाइन डालिएगा तो भी मैग्नेटाइजेशन को याद करके रखेगा। देखिए ध्यान समझिएगा, मान लीजिए जाए रेड पेन है जो आपका सॉफ्ट है। रेड पेन जो है, देखिए ध्यान से, यहाँ दो पेन है। रेड पेन जो है सॉफ्ट नेचर का है और हार्ड ब्लैक पेन जो हार्ड नेचर का है। अब इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिए, तो इधर से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिए तो ये भी मैग्नेटाइज हो गया, ये भी मैग्नेटाइज हो गया, दोनों एक तरफ मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, दोनों एक तरफ मैग्नेटाइज हो गया। बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हटा दिए तो थोड़ा बहुत ये याद करके रखा, क्योंकि इसका रिटेंटिविटी लो है। हाँ, इसका रिटेंटिविटी हाई था, ज्यादा याद करके रखा। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उल्टा डालिए, इधर से डालिए। जैसे इधर से डालिएगा तो इसका कोर्सिटिविटी भी लो है, यानी अपने आप को तुरंत भूला जाता है, दूसरा का बात तुरंत मान लेता है फट से। ये तुरंत अपना मैग्नेटाइजेशन इधर कर लेगा, अपने मैग्नेटाइजेशन को इस डायरेक्शन में कर लेगा जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड इधर क्यों डाले तब। लेकिन ये तो पहले से उधर याद करके रखा था ना, इसको बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड इधर डाल रहे हैं तो ये अपना मैग्नेटाइजेशन को नहीं भुला रहा है, मतलब इसकी कोर्सिटिविटी हाई है, यानी कि अपने मैग्नेटाइजेशन को याद करके रख लिया है, नॉट इरेज इजिली। अब इधर से आप हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी दे रहे हैं ना, तो भी अपना मैग्नेटाइजेशन उधर ही याद करके रखे हुए हैं। करा कि नहीं, हम अपना मैग्नेटाइजेशन उधर ही याद करके रखेंगे। तो याद कर लीजिए कि अब क्या है, ये सॉफ्ट आयरन जो है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा। ये परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज होगा। कौन वाला? जो हार्ड होगा, तो इसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज करेंगे। और इसको कोर ऑफ, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड डालिए तो मैं इलेक्ट्रो मतलब से करंट के कारण होता है, मैग्नेटिक फील्ड डालिए तो मैग्नेटाइज। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है ना कि कॉइलिंग जहां जहां है ना, उसके अंदर जो आप रॉड डाल रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन यहाँ बदलता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एसी एक चैप्टर, पहले इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार ले लीजिए, उसके बाद आगे कुछ पॉइंट्स और बचा हो उसको लिख लेते हैं। लिख लिया आप लोग? तो चलिए अब देखिए, इसके बाद ध्यान से वो सभी पॉइंट लिख लेंगे। देखिए कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, उस बात समझिएगा अच्छी तरह से। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। तो यहाँ पर अगर बात समझते हैं तो बात को समझिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। इट यूज एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट
और इट यूज टू मेड परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या होता है, आने की इसका हम लोग यूज करते हैं कोर ऑफ, आपका मतलब एग्जांपल आप लिख सकते हैं कोर ऑफ क्या, कॉइल, किसी तरह का कॉइल हो, चाहे मोटर हो चाहे ट्रांसफार्मर हो। और इसका यूज क्या करते हैं, इसका एग्जांपल कहाँ यूज करते हैं, लाउड स्पीकर समझते हैं, स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या, स्पीकर समझते हैं, जो माइक स्पीकर जो भी है हर एक मोबाइल में लगा रहता है, हर एक टीवी में लगा रहता है, जहां से आवाज निकलता हो आपकी बोलचाल की भाषा का, तो आप स्पीकर, स्पीकर में सभी जगह परमानेंट मैग्नेट लगा होता है। जबकि कोर ऑफ कॉइल में जहां भी रहेगा आपका फेरोमैग्नेटिक। तब फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल, फेरोमैग्नेटिक का जो एग्जाम्पल होगा उस बात को समझ लिए अच्छी तरह से, है ना, क्या होगा जो, तो इसका होता है, हम तो बोले ही सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, Fe जो होता है ये होता है। इसका एग्जाम्पल होता है अल निको, अल निको, देखिए एलॉय है, अल निको एलॉय है ना, ये परमानेंट मैग्नेट में यूज बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए लेकिन आज का जमाना बदल चुका है। पुराने जमाने में क्या होता था, परमानेंट मैग्नेट तो पुराने जमाने से बनते आ रहा है। सोचिए आज से नहीं, हजारों साल पहले से भी परमानेंट मैग्नेट बनता था, लेकिन उस समय तो करंट था नहीं, तो उस समय परमानेंट मैग्नेट कैसे बनेगा। जैसे अभी जो बनाने का परमानेंट मैग्नेट का बनाने का तरीका जानते क्या है, कुछ मत कीजिए, सोलनॉइड लीजिए, है ना, सोलनॉइड लीजिए, अल्निको मटेरियल लाइए, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप डेवलप करवाइए, किससे, करंट डाल करके। आपको पता है जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसके अंदर डाल दीजिए अल्निको, ये परमानेंट मैग्नेट में तुरंत बदल जाएगा स्ट्रॉन्ग। लेकिन आज से 300 साल पहले तो करंट का खोज नहीं हुआ था। अब बताइए 1000 साल पहले परमानेंट मैग्नेट कैसे बनता था, उसमें भी परमानेंट मैग्नेट का यूज होता था। 2000 साल पहले कैसे यूज होता था, तो उस समय लोग क्या करते थे, इस मटेरियल को, इस मटेरियल को, और मैग्नीन जो मटेरियल था, जो आप लोग एलॉय भी पढ़ते हैं, है ना, केमिस्ट्री में, तो उस मटेरियल को पृथ्वी का नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन के अलॉन्ग रख दिया जाता था बहुत दिनों तक। तो पृथ्वी में आपको बता चुके हैं पहले कि नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड, साउथ टू नॉर्थ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपका, यहाँ पर आपके रूम में क्या साउथ टू नॉर्थ है, उसके एलॉन्ग उस मटेरियल को बहुत दिनों तक रख दिया जाता था। तो धीरे धीरे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का क्योंकि इंटेंसिटी कम होता था ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बहुत कम है, तो वह इंटेंसिटी 10⁻⁴ टेस्ला के टर्म में, 10⁻⁴ में है, तो वो धीरे धीरे इसको मैग्नेटाइज करेगा। इसलिए बहुत दिनों तक इसको रखा जाता था, साल 2 साल 10 साल 20 साल तक, तब ये मैग्नेटाइज होता था। और अभी तो सेकेंडों में, मिनटों में आप परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। अब कंपनी कैसे बनाएगी, एक सोलनॉइड लेगा, उसमें हार्ड करंट फ्लो करवाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर इसको रखेगा, मैग्नेट बन के निकल गया बाहर, आप यूज कीजिए, है ना। तो पहले जमाने में इस तरह से होता था। पहले जमाने में और जल्दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए जानते क्या किया जाता था, एक और तरीका था। क्या किया जाता था, उस पीस ऑफ जो परमानेंट मैग्नेट जिस मटेरियल का बनाया जाता था लोगों को पता था, तो क्या करता था, नॉर्थ साउथ की तरफ रख देता था, है ना, नॉर्थ साउथ की तरफ रख दिया उस मटेरियल को, हथौड़ा से पीटता था उस मटेरियल को, है ना। अब बहुत जोर से नहीं, सिंपल हथौड़ा, क्योंकि वाइब्रेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन जा रहा है ना, वो डोमेन को एक लाइन में अरेंज कर दे जल्दी से, तो पीटिएगा तो होगा ना, बीटिंग करने के बाद वो एक लाइन में चला जाता था, इस तरह से बनाया जाता था। ये सब हिस्टोरिकल पार्ट जो है थोड़ा सा एनसीईआरटी में भी पढ़ लिया कीजिएगा, एक बार उसको रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है, तब जाके आपको फिर बातें समझ में आएगी। बात समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, एक और टर्म बचा हुआ है जिसको पढ़ना है हम लोग को, हिस्ट्रेसिस।
इसको मिटा दूं? चलिए ये सब आप लिख लेंगे। इसके बाद एक टर्म पढ़ना है हिस्टैरिसीस लूप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे नीट में भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा है, आपको बोर्ड में भी सर आएगा। हाँ बोलिए। सर सॉफ्ट आयरन एंड स्टील में रिटेंटिविटी किसकी ज्यादा होती है? सॉफ्ट आयरन का कम होगा, स्टील का ज्यादा होगा, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है वो, बनेगा वो। देखिए इसके बाद है हिस्टैरिसीस लूप। क्या पढ़ना है? हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस लूप ये क्या होता है? हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, तो बात समझने की कोशिश कीजिएगा। हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के तहत आपको समझा रहे हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सीधा सीधा बात समझ लीजिए। मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? एक्सपेरिमेंट। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम एक ग्राफ भी बनाएंगे एक्सपेरिमेंट के साथ साथ, एक ग्राफ भी बनाएंगे और एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, दोनों काम करेंगे हम। एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और ग्राफ भी बनाएंगे। देखिए इधर है मैग्नेटिक इंटेंसिटी या करंट की बात करेंगे, इधर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटाइजेशन के बाद का जो इफेक्ट है। देखिए हम पहला बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप, पहला बार स्टेप, फर्स्ट बार। पहला स्टेप में क्या कर रहे हैं, एक सोलेनॉइड लिए, फिगर अलग अलग बना रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट एक ही साथ होगा, मतलब एक सोलेनॉइड लिए हैं, उसमें एक इस तरह से रजिस्टर लगा दिए हैं और इसमें यहाँ से जोड़ेंगे। देखिए जितना ज्यादा रजिस्टर होगा करंट का अमाउंट उसमें कम होगा, करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि करंट इधर से ज्यादा है। ये बी नॉट किसके चलते हैं? सोलेनॉइड के चलते मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इसके अंदर एक मटेरियल डाल दिए हैं, जो कि सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेकिन डाले हैं। कौन है ये? फेरो पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, फेरो पर है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दिए हैं। ठीक है, आप बताइए करंट यहाँ पर जब कॉइल को सटाइएगा तब करंट ज्यादा होगा, फर्स्ट पोजीशन पर करंट ज्यादा होगा, या यहाँ पर ले आइएगा तब करंट ज्यादा होगा? किस कंडीशन में करंट ज्यादा होगा इस सर्किट में? आप लोग बोलिए, किस कंडीशन में सर्किट में करंट ज्यादा होगा? पहला पर इस पोजीशन पर सटा के रखेंगे तब, या इस पोजीशन पर सटा के रखेंगे तब? बोलिए कोई जिनको समझ में आ रहा है, करंट पढ़ चुके हैं सभी लोग। चलिए ओम प्रकाश आप बताइए जी, किस पोजीशन पर करंट ज्यादा होगा, 1 पर या 2 पर, या सब जगह बराबर होगा? ये बोलिए जल्दी से फास्ट में। फर्स्ट पर ज्यादा होगा। फर्स्ट पर ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा रजिस्टर से करंट गुजरेगा तो करंट ज्यादा होगा। ये रजिस्टर का अमाउंट है, फर्स्ट पर सेकंड जोड़िएगा। पे बाहर जाएगा सेकंड उसके पे बाद होगा। कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे देखिए फर्स्ट पर जोड़िएगा तो करंट का अमाउंट बहुत कम होगा, सेकंड पर लेके जाके जोड़िएगा तो करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो करंट का अमाउंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, ये बात तो पता है। जब करंट बढ़ाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इसमें बढ़ेगा, याद कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा इसमें। इतना बात समझ में आ गया? माइक अपना ऑफ कीजिए जिनका ऑन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तब। एक बात समझिए, अब इसके अंदर तो डोमेन था, मान लीजिए इसमें एक, मान लीजिए कि इसमें 10 डोमेन है, ज्यादा डोमेन की बात नहीं करेंगे, 10 डोमेन है। इसमें कितना था? 10 डोमेन था। और पहले मान लेते हैं कि करंट जो पहला वाले I1 है, I2 है, I3, मतलब इस करंट की बात कर रहे हैं, I3 है। पहले मान लीजिए कि 1 एम्पियर करंट था, फिर 3 एम्पियर करंट हो गया, फिर 5 एम्पियर करंट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले कम था, फिर ज्यादा था, फिर ज्यादा हो गया। तो 10 डोमेन था जो अनअरेंज था। ध्यान से सुनिएगा कहानी, अब 10 डोमेन था जो अनअरेंज था। शुरुआत में यहाँ पर सर्किट में सटाए तो करंट 1 एम्पियर था, यानी 1 एम्पियर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कम था भी। तो 10 डोमेन अरेंज हो गया होगा कि कुछ डोमेन अरेंज होगा?
और करंट जब 3 एम्पियर डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तब ज्यादा डोमेन अरेंज हुआ होगा कि 1 एम्पियर करंट डाले थे तब मैग्नेटिक फील्ड तब डोमेन ज्यादा अरेंज हुआ होगा। फिर 5 एम्पियर करंट बढ़ा दिए तब ज्यादा डोमेन अरेंज होगा एक लाइन में। यानी मैं सब मैग्नेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। कब ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, कम करंट में कि ज्यादा करंट में कि किसी भी करंट में एक ही जैसा मैग्नेटाइज होगा। सर एक बार और सर रिपीट किए, नहीं सुन रहे हैं। समझ ही में नहीं आया बात आपको? अपना माइक ऑफ कीजिए, उसके बाद हम समझा रहे हैं, फिर टेंशन मत लीजिए। हम कह रहे हैं, देखिए इस फिगर के बाहर निकालते हैं। इसमें जो है ना, ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इसमें 10 गो डोमेन था। 10 गो कितना था? डोमेन था, अलग अलग डोमेन था 10 गो, है ना। बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2 लाइन दिए हैं, मतलब अभी स्ट्रेंथ कम है। फिर एक बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किए जिसमें 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिए हैं। फिर एक बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किए कि 10 मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लाइन दे दिए। तो ये डोमेन जो था, मैग्नेटाइजेशन जो था, हर बार सेम होगा कि हर बार अलग अलग मैग्नेटाइजेशन होगा? ये बात बताइए। हर बार अलग अलग हर होगा। हर बार अलग अलग होगा, सिंपल सा बात है। आप कम मैग्नेटिक फील्ड दे करके स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना लीजिए तो कंपनी वाला बेवकूफ थोड़ी है, वो तो और जल्दी जल्दी बना देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप करंट यहाँ बढ़ाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का बढ़ेगा। सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के कारण इसके अंदर जो आप सॉफ्ट आयरन डाले हैं उसका मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। ये नहीं कि कितना भी करंट दिया तो तुरंत मैग्नेटाइज हो जाएगा 100%, ऐसा क्या हो सकता है? सिंपल सा बात समझिए, ये नेचर का गुण है ना। क्लास में 10 बच्चा है, उसको अरेंज करने के लिए एक मास्टर काफी है ना। आ रहे 2000 बच्चा, तब बात सुनेगा सब? उसके लिए 10 को मास्टर चाहिए, 20 को चाहिए। कहने का मतलब कि आपको मैग्नेटाइज अगर करना है तो ऐसा नहीं कि किसी भी करंट पर पूरा का पूरा मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा 100%। जो अभी बोल रहे थे ना कि मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो आयरन पीस तुरंत मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो तुरंत क्या मैग्नेटाइज होगा? 100% मैग्नेटाइज हो जाएगा। कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करेगा कि बाहर से कितना ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड डाले हैं, उसके अनुसार मैग्नेटाइजेशन होगा। उसी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे करंट बढ़ाएंगे, धीरे धीरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, धीरे धीरे मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। लेकिन एगो बात याद कर लीजिए, आप फिजिक्स की बात को याद कीजिए। फिजिक्स कहता है आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में। यानी आप कुछ भी कर लीजिए, अगर किसी पीस में 10 डोमेन है तो 10 का 10 डोमेन अरेंज कभी नहीं होगा। यानी हम कुछ भी कर लें, कितना भी धीरे, कितना भी अच्छा क्यों नहीं पढ़ा लें, सब लोग को समझ में नहीं आएगा। ये नेचर का गुण है। क्योंकि कुछ लोग खा रहे होंगे, कुछ लोग इधर उधर ताक रहे होंगे, कुछ लोग मेरी बात नहीं सुन रहे होंगे। तो नेचर में तो आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि 100% इसको मैग्नेटाइज कर दीजिएगा? 100% नहीं होगा। तो अब बात समझिए ध्यान से, कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो था वो भी मैग्नेटाइज होगा, हार्ड वाला भी मैग्नेटाइज होगा। लेकिन सॉफ्ट वाला जल्दी भूलेगा, लेकिन पूरा वो भी नहीं भूलेगा। हार्ड वाला जल्दी नहीं भूलेगा, वो ज्यादा याद करके रखेगा। लेकिन मैग्नेटाइजेशन दोनों में से कोई भी 100% नहीं हो सकता है। आइडियल कंडीशन हो ही नहीं सकता है। एनसीईआरटी को पढ़िएगा ना तो लिखेगा 30% मैग्नेटाइजेशन होते होते हालत खराब हो जाता है, 30% तक में वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, बात को समझने की कोशिश कीजिए, 100% मैग्नेटाइजेशन तो होगा नहीं, है ना। तो आप करंट धीरे धीरे बढ़ाइए। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, करंट धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अगर सिर्फ सोलेनोइड रहता, अगर सिर्फ सोलेनोइड रहता तो ध्यान सुनिए, ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्राफ था, अगर सिर्फ सोलेनोइड रहता, बाहर से हम ये मटेरियल नहीं डालते, कौन? फेरोमैग्नेटिक, सिर्फ सोलेनोइड रहता तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन जाता। ये क्या जाता? स्ट्रेट लाइन जाता। लेकिन ये मैग्नेटाइज हो रहा है। अब इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो होगा ना, ये बी नॉट होगा और म्यू नॉट एम मैग्नेटाइजेशन के कारण भी डेवलप करेगा। तो अब अगर मैग्नेटाइजेशन को ज्यादा जल्दी जल्दी हो तो उसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं।
और आपका मैग्नेटाइजेशन जिसमें धीरे धीरे हो उसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और जो मैग्नेटाइजेशन कभी होवे नहीं करे, उल्टा और बात करे, उसको हम लोग डायमैग्नेटिक कहते हैं। तो हम तो इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाले हैं, तब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाले हैं तब ग्राफ ऐसे नहीं भागेगा, क्योंकि ये वाला भी वैल्यू भी 23 बढ़ेगा। आप तो करंट उतना ही दे रहे हैं, करंट उसी हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन मैग्नेटाइजेशन वैसे नहीं भागेगा, ये ऊपर की ओर भागेगा, ऐसे जल्दी से मैग्नेटाइज होने की कोशिश करेगा। लेकिन जब जल्दी से जब मैग्नेटाइज होने की कोशिश करेगा तब ग्राफ कैसा भागेगा। तो मैग्नेटाइजेशन किस तरह से होगा, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत में करंट दीजिएगा ना, शुरुआत में करंट दीजिएगा तो रेट, ध्यान सुनिए, हम कुछ बात बोल रहे हैं फिर से। शुरुआत में जब थोड़ा ही करंट दीजिएगा ना तो ज्यादा डोमेन अरेंज होगा। नहीं समझे मेरी बात को, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स को समझना पड़ेगा। हमने कहा कि थोड़ा करंट दिए 1 एम्पियर, तो मान लिया कि 5 डोमेन अरेंज हो गया, तो 2 एम्पियर पर अब 10 डोमेन अरेंज नहीं होगा, 2 एम्पियर पर हो सकता है 7 डोमेन अरेंज हो। 1 एम्पियर और 5 वो हो गया था, लेकिन 3 एम्पियर करंट पर 7 डोमेन अरेंज हो, 5 एम्पियर पर हो सकता है 8 डोमेन अरेंज हो। करंट बढ़ाइएगा तो डोमेन का अरेंजमेंट बहुत तेजी नहीं बढ़ेगा, शुरुआत में ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, मतलब लो करंट में ज्यादा मैग्नेटाइज हो। जैसे जैसे करंट बढ़ाइएगा मैग्नेटाइजेशन जो है आपका थोड़ा थोड़ा घटेगा भी। तो यानी कहने का मतलब ये जो ग्राफ होगा यहाँ से ऑरिजिन से जब ग्राफ ये चलेगा ना, नेचुरल ग्राफ है, ये मैथमेटिक्स ग्राफ पर डिपेंड नहीं करता है। हम ग्राफ पढ़ाए थे तो बोले थे ना कि फिजिक्स में 99 पॉइंट से ज्यादा ग्राफ जो है 3 गो पर, स्ट्रेट लाइन, पाराबोला, हाइपरबोला पर चलता है, और सम ग्राफ जो है आपका नेचर पर चलता है। तो यहाँ से जो ग्राफ आपका चलेगा ये ग्राफ इस तरह से बढ़ेगा ऐसे, और फिर ऐसे आ जाएगा। मतलब शुरुआत में तेजी से मैग्नेटाइजेशन होगा और फिर धीरे धीरे मैग्नेटाइजेशन होना बंद हो जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। उसको कहते हैं सेचुरेशन स्टेट। उसको क्या कहते हैं, सेचुरेशन स्टेट। और सेचुरेशन स्टेट हर एक के लाइफ में आता है, हर एक की चीजों के बीच में आता है। आप जितना अच्छा भी पढ़ रहे हैं ना, 2 साल के बाद उतना अच्छा नहीं पढ़ पाइएगा, 5 साल के बाद पढ़ाई घट जाएगा, सेचुरेशन स्टेट आ जाएगा, क्योंकि फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अभी जो चीज नया चीज सीखने में मजा आ रहा है वो नया चीज सीखने में बाद में मजा नहीं आएगा। इसीलिए जैसे जैसे बूढ़ा होते जाता है पढ़ने का टेंडेंसी घट जाता है। तो सेचुरेशन स्टेट इसमें भी आएगा। 100% मैग्नेटाइजेशन कभी नहीं होगा, अभी सेचुरेशन स्टेट आ जाएगा। मतलब मैं अब करंट बढ़ा रहे हैं बट मैग्नेटिक लाइन नहीं बढ़ेगा। शुरुआत में थोड़ा ही करंट बढ़ाए थे तो मैग्नेटिक लाइन फटाफट, यानी कि धीरे धीरे करंट बढ़ा रहे थे, डोमेन तेज से अरेंज हो रहा था, अपना सारा डोमेन अरेंज होने लगा। लेकिन फिर करंट बढ़ा भी रहे हैं ना तो अरेंजमेंट कम हो रहा है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम पड़ रहा है, यानी सेचुरेशन स्टेट आ गया। और सेचुरेशन स्टेट के ऊपर डॉटेड लाइन है वो दिखा दे रहे हैं ऐसे, डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन का मतलब ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकता है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ये कब होगा, जब इन्फिनाइट करंट डालेंगे तब, क्योंकि ये पैरेलल भाग गया। इन्फिनाइट करंट देंगे तब ये होगा। मतलब कि आप समझ लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, मतलब वैल्यू है, और करंट यानी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटेंसिटी कहते थे ना, तो उसके बीच का ग्राफ ऐसा है। कब, जब धीरे धीरे करंट बढ़ा रहे हैं तब। आप लोगों को कोई डाउट है तो बोलिए, ग्राफ ऐसा होगा, नेचुरल ग्राफ है। ग्राफ को समझने के लिए इतना काम किए हैं। यहाँ तक में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलिए। हम धीरे धीरे, मतलब मैग्नेटाइजेशन शुरुआत में जल्दी होगा, ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे, जैसे कि पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो एकदम आराम से भी सुन रहे होंगे, अच्छा से सुन रहे होंगे। यही चीज को जब दोबारा कोई पढ़ता है ना टारगेट बेस में आकर के, उसका कंसंट्रेशन कम होता है, याद कर लीजिए, है ना। और बहुत लोग तो आते हैं ऐसे कि 11 12 में कुछ पढ़े नहीं है, सीधे कहेंगे सर टारगेट बैच में मैं पढ़ूंगा। टारगेट बैच के लिए आपका नॉलेज रहेगा तब ना टारगेट बैच में जाइएगा। आपका नॉलेज फाउंडेशन के जैसा भी नहीं, आप टारगेट में पढ़ने आ गए हैं, उससे अच्छा है कि फाउंडेशन में पढ़िए, फिर से मन से पढ़िए। समझ गए ना बात को, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मतलब मैग्नेटाइजेशन जो हो रहा है ना, आपका उस तरह से मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा जिस तरह से आप बात को सोच रहे हैं अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए, तो अब आप आगे बताइए, यहाँ तक में अगर कोई डाउट है तो बोलिए, क्योंकि अब सेकंड स्टेप का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। स्टेप सेकंड में जाएंगे, स्टेप सेकंड में एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं।
जब हमको सेचुरेशन स्टेट मिल गया, अब लग रहा था कि करंट मैं बढ़ा रहा हूं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगभग ना के बराबर बढ़ रहा है, मतलब कांस्टेंट हो गया, यानी कि 100% तो नहीं, जो इसका सेचुरेशन लेवल था उसको गेन कर लिया, मतलब अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी लगा दिया, है ना। देखते हैं कोई स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी लगाने के बाद भी उसका सेचुरेशन लेवल में आ गया। और हर एक का गेनिंग पावर अलग अलग है, आप समझ सकते हैं ना कि कोई मटेरियल है जो जल्दी मैग्नेटाइज हो रहा है, कोई मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, कोई कभी नहीं। तो आप बहुत इफोर्ट लगाने के बाद भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेचुरेशन लेवल में आ गया। अब इसका मैग्नेटाइजेशन संभव इससे ज्यादा नहीं है, कितनों बाहर से कब करने दीजिए, कितनों ही मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं दीजिए बाहर से, अब ये सेचुरेशन स्टेट में आ गया, अब ये मैग्नेटाइज से आगे नहीं हो सकता है। और हम कर रहे हैं क्या, एक्सपेरिमेंट। क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट। तो हम भी कम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये सब कॉइल वाइल वैसे ही था, कॉइल वाइल वैसे ही है ना, कॉइल वाइल वैसे ही है, और ये मैग्नेट जो फेरोमैग्नेट डाले थे वो भी वैसे ही है। लेकिन याद कर लिए सॉफ्ट है या हार्ड है जो भी है, ये अपना मैग्नेटाइजेशन इधर याद करके रखिएगा। हम बाहर से करंट जीरो कर दिए हैं, बाहर से सर्किट को करंट को हटा दिए हैं, अब यहाँ देखते हैं करंट नहीं है डाला हुआ, तो अपना कुछ तो मैग्नेटाइजेशन याद करके रखा हुआ, कौन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट वाला होगा तो थोड़ा कम याद करके रखेगा, हार्ड वाला रहेगा तो थोड़ा ज्यादा याद करके रखेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखिए उल्टा फिगर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैटिकवे को पलट दे रहे हैं ऐसे, यहाँ बैटिक का यहाँ बैटिक देखिए, और फिर से करंट ज्वाइन कर रहे हैं, फिर से करंट इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, फिर से उसी तरह से ऐसे। अब की बार जब करंट ऐसे दिए बैटिक पलट करके, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो था सोलेनॉइड वाला वो अब इधर जनरेट होगा, इधर जनरेट ना होगा, याद कीजिए ध्यान से, किधर जनरेट होगा, उल्टा ना कि सीधा, बोलिए जल्दी से, उल्टा जनरेट होगा। अब इसका अगर रिटेंटिव कोर्सिटिविटी ज्यादा है, इसका कोर्सिटिविटी ज्यादा है, मान लीजिए कि हो सकता है हार्ड हो, तो बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं ना वो इसका विरोध करेगा। मान लिया कि ये 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड अपना याद करके रख लिया था 1 टेस्ला के बराबर। अब सोलेनॉइड उल्टा डायरेक्शन में जब तक ये 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा कर दे तब तक ये चैन नहीं मानेगा। तो हम करंट बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, करंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन 1 टेस्ला ये भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया, और 1 टेस्ला वो अपना याद करके रखे हुए था। तो 2 डायरेक्शन उल्टा वेक्टर 0, यानी ग्राफ रिटर्न होगा अब इधर से ऐसे, लेकिन अपने पास से नहीं रिटर्न होगा, ऐसे रिटर्न होगा, वो ऐसे आया यहाँ पर आया, मतलब हम करंट जो है देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसे रिटर्न हो रहा है उल्टा डायरेक्शन में। और एक समय ऐसा है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से, फिर से सुनिए, एक्सपेरिमेंट फिर से दोहरा रहे हैं। सबसे पहले सेचुरेशन स्टेट में आ गया था ये, अब सेचुरेशन स्टेट में आया था तो करंट हो सकता है यहाँ पर था, अब इसको सीधा पहले लौटा रहे हैं, धीरे धीरे लौटाए, इधर से लौटा रहे हैं, फिर लौटाएंगे तो करंट घटते जाएगा, क्योंकि करंट एक बार नहीं जीरो किए होंगे, करंट घटाए होंगे। करंट घटाते घटाते जब करंट जीरो कर दिए तो भी मैग्नेटाइजेशन याद करके रख लिया था, इसी मैग्नेटाइजेशन जो 1 टेस्ला याद करके रख लिया था, ये कौन, मैं 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, इसी टर्म को कहते हैं, यहाँ पर जो है आपका इस टर्म के पोजीशन पर क्या है आपका H, मतलब बाहर से करंट 0 है, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 लिखे हैं, इसी पॉइंट को कहते हैं रिटेंटिविटी, इसी पॉइंट को कहते हैं रिटेंटिविटी। ग्राफ दे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इसी को रिटेंटिविटी कहते हैं, आपने मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करके रखा था, अब उल्टा डाले हैं रिटेंटिविटी के बाद, अब यहाँ ग्राफ उल्टा डाले हैं, वायर को उल्टा कर दिए हैं, और यहाँ 1 टेस्ला रिटेंटिविटी याद करके रखा था मैग्नेटिक फील्ड, और 1 टेस्ला ये मैग्नेट, ये जो सोलेनॉइड है आपकी बार उल्टा इधर प्रोड्यूस कर दिया। अब इसके आगे ग्राफ बढ़ेगा, ऐसे आ गया, इस पोजीशन पर आ गया। इस पोजीशन पर आने का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, इस पोजीशन पर आने का मतलब क्या हुआ वो बता रहे हैं। करंट निगेटिव में है, उल्टा डायरेक्शन में, करंट उधर था पॉजिटिव, अब करंट उल्टा डायरेक्शन में दिए थे, क्योंकि देख लीजिए अब की बार करंट इधर से जा रहा है, इसमें इधर से जा रहा था, उल्टा में डाले हैं। करंट यहाँ पर है, आने की ध्यान से सुनिएगा, करंट है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया है, आने की मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर 0 हो गया है, और करंट नॉट इक्वल टू 0 है, रिवर्स डायरेक्शन में। करंट को आप इंटेंसिटी से भी कर सकते हैं, इंटेंसिटी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, दोनों पॉइंट एक ही जैसा होगा, पिक्चर गंदा न ज्यादा हो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर
मैग्नेटिक फील्ड 0 है, लेकिन रिवर्स में इंटेंसिटी आप दिए हुए हैं। इस पॉइंट को कहते हैं कोर्सिटिविटी, इसी पॉइंट को कहते हैं कोर्सिटिविटी। याद कर लीजिए, उस पॉइंट को रिटेंटिविटी, इस पॉइंट को कोर्सिटिविटी, नॉट इरेज इजिली। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट। जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम बात मानेंगे नहीं। हम उल्टा में यहाँ तक करंट ले आए थे और इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। अब हम और इधर करंट बढ़ाएंगे और इसकी अमाउंट को बढ़ाएंगे। इधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला करेंगे, 3 टेस्ला करेंगे, 4 टेस्ला करेंगे। जब इधर ज्यादा ताकतवर होगा और वेक्टर है तब वेक्टर का रूल लगाइए। इधर ज्यादा ताकत जब होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड को वो रिवर्स करने, यानी इसका डोमेन जो अरेंज हो गया था ना इस डायरेक्शन में, उस डोमेन को रिवर्स करने की कोशिश करेगा। उस डोमेन को रिवर्स करने की कोशिश करेगा ये, और रिवर्स करवाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल का ताकत ज्यादा हो गया। एक्सटर्नल का ताकत ज्यादा हो गया तो उसको रिवर्स कराएगा बाय फोर्सली। तो रिवर्स करवाएगा और फिर से हम करंट बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर इधर से बढ़ने लगेगा ऐसे, और फिर से ये सैचुरेशन स्टेट में आएगा। फिर से इधर भी ये सैचुरेशन स्टेट में आएगा। देख लीजिए ध्यान से, जैसे उधर सैचुरेशन स्टेट में चला गया था, फिर से ये सैचुरेशन स्टेट में आएगा। यानी कि इसके डोमेन जो उधर मैग्नेटाइजेशन को याद करके रखा था ना, उसको बाय फोर्सली रिवर्स करवाएंगे। लेकिन हम इधर जितना भी ताकत हमको क्यों नहीं लगाना पड़े, हम लगाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और रिवर्स करवाएंगे। लेकिन जब डोमेन फिर से, अगर कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी से, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए फिर से रिवर्स में ये क्या हुआ, अपने आप को इधर मैग्नेटाइज कर लिया। तो मैग्नेटाइज कर लिया तो फिर से हम क्या करेंगे, इधर मैग्नेटाइज कर लिया, मतलब बहुत ज्यादा करंट दिए तो इधर ये मैग्नेटाइज कर लिया। अब फिर से क्या करेंगे, इसको रिटर्न कराएंगे करंट को, फिर से करंट को घटाएंगे। तो अब की बार ये पीस जो है स्टेप थर्ड में किधर याद करके रखेगा मैग्नेटाइजेशन, वो समझिए बात को। ये सोलेनॉइड तो था, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम इधर डाल रहे थे, तो ये जो आपका अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था वो मैग्नेटाइजेशन अब इधर याद करके रखेगा, क्योंकि इधर से रिटर्न करवा रहे हैं। तो करंट जो है इसके बाद अब ये करंट घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटते घटते यहाँ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर घटते घटते आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर फिर से मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 है, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 है, बट सर्किट में करंट फिर से 0 हो गया है। मतलब फिर से वायर खोल दिए हैं, मतलब फिर से करंट निर्धारित करवाते करवाते इसको हटा दिए, तो ऐसा पिक्चर बन गया। और हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट फिर से ऐसा ही बैटरी के पास जोड़ेंगे जैसे पहले जोड़ लेते हैं, फिर से जोड़ेंगे ऐसे, पहले ही जैसे जोड़े हुए थे वैसे जोड़ेंगे फिर से, और फिर से यही करंट से देंगे। अब की बार ये मैग्नेटाइजेशन इधर याद करके रखे हुए, लेकिन फिर से जब हम इधर से करंट अभी 0 से शुरुआत करेंगे देना, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपना इधर प्रोड्यूस करेगा। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर से प्रोड्यूस करेगा। जब इधर से प्रोड्यूस करेगा तो धीरे धीरे फिर से मैग्नेटिक फील्ड इसको करंट को बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि फिर से इधर ये 1 टेस्ला याद करके रख लिया था, इधर वाला भी जब तक 1 टेस्ला नहीं होगा तब तक 0 होगा नहीं। यानी कि फिर से जब इधर से ग्राफ ये चलेगा तो ग्राफ अपने आप को इधर लेके आएगा। और इस पोजीशन पर फिर से देखिए आपका क्या हुआ, इस पोजीशन पर फिर से जब देखिएगा तो आपका क्या हो गया है, करंट नॉट इक्वल टू 0 है। करंट यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया है, मतलब कि दोनों फिर से 0 हो गया। और हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, करंट और बढ़ाएंगे, इधर का ताकत और बढ़ेगा, और करंट बढ़ाएंगे, इधर का ताकत और बढ़ेगा। फिर से इसका जो डोमेन इधर अरेंज हो गया था, मैग्नेटाइज हो गया था, फिर से इसके डोमेन को ये पलटेगा उधर की ओर, फिर से उधर की ओर पलटेगा, और फिर से जब पलटेगा इधर की ओर तब फिर से ग्राफ में फिर से बढ़ेगा और जा करके फिर यहाँ ये ऐसे मिल जाएगा। यानी कि फिर से पलटेगा इधर और फिर से सारा मैग्नेटाइजेशन उधर की ओर होगा, मतलब ये कंडीशन बना जाएगा, फिर से मैग्नेटाइजेशन उधर हो जाएगा। तो बताइए ग्राफ जो है अपने हिस्ट्री को दोहराया कि अपने हिस्ट्री को छोड़ के चला गया। देख लीजिए ये शुरुआत हुआ था यहाँ से, लेकिन फिर इधर से लौटा। तो हिस्ट्रेसिस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड ओन हिस्ट्री, अपने हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना, दोहराना नहीं, छोड़ देना। इसीलिए नाम पड़ा इसका हिस्ट्रेसिस लूप, और इस लूप का नाम है हिस्ट्रेसिस लूप। इस लूप का नाम क्या है, हिस्ट्रेसिस लूप है। अब कोई डाउट है तो बोलिए, इस नाम
इसका नाम है हिस्टेरिसिस लूप। अब कोई प्रॉब्लम है तब बोलिए। यानी कि सोच लीजिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इतना पढ़ लेने के बाद, सब कुछ पिक्चर आपके पास है, इतना बात बता देने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर इसमें मैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखता और हार्ड रखता तो ग्राफ में क्या फर्क पड़ता? मतलब सीधा सा क्वेश्चन हम पूछे हैं। अगर हम सॉफ्ट मटेरियल एक बार रख के एक्सपेरिमेंट करते, एक बार हार्ड रख के एक्सपेरिमेंट करते, इस ग्राफ के स्ट्रक्चर पर क्या फर्क पड़ता? तो ध्यान से सुनिए, अगर सॉफ्ट रखते तो ये तो मैग्नेटाइज हो जाता, ये वाला ग्राफ यहाँ से यहाँ तक आ गया था, सही था। लेकिन जैसे ही फिर करंट घटा रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा था। जैसे ही करंट घटा के जीरो करते तो सॉफ्ट वाला मैग्नेटाइजेशन लगभग अपना पूरा भूल जाता है। तो ये जो रेड वाला ग्राफ है ना, वो नीचे थोड़ा आ जाता और इधर आके आता ग्राफ, ऐसे नीचे सटता ग्राफ, लगभग जीरो के आसपास आ जाता। और उसके बाद फिर उल्टा जब करंट डालते तो इसका कोर्सिटिविटी भी लो है। मतलब ये तो कम, एक तो याद करके रखता 0.1 टेस्ला, उल्टा देते तो जल्दी ये भूल भी जाता, तो ये ग्राफ और इधर इसके तरफ सट जाता। आप फिर से तुरंत जैसे करंट इधर बढ़ाते, फिर से तुरंत मैग्नेटाइजेशन होके यहाँ पर आ जाता ग्राफ। आप फिर से लौटाते तो ये ग्राफ नीचे सट जाता इधर, आइए पॉइंट इधर। मतलब सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो ग्राफ होगा वो छोटा होगा और हार्ड वाले का ज्यादा होगा। तो इस पर नीट क्वेश्चन पूछा था, दो गो ग्राफ बना दिया था, है ना, एगो बड़ा सा, इसका बड़ा बड़ा मतलब दूर दूर, और एक नजदीक नजदीक। और पूछा था कि कौन जो है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ग्राफ है और कौन जो है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ग्राफ है, ये पूछा था। तो याद रह जाएगा बात है। यानी कि एरिया से आप याद कर लीजिए, इसका एरिया सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर एक्सपेरिमेंट में डालेंगे तो उसका एरिया कम होगा, और हार्ड फेरोमैग्नेटिक में डालेंगे तो उसका एरिया ज्यादा होगा। यानी एरिया ऑफ ग्राफ की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ से अगर पॉइंट लिखते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप इज लेस फॉर सॉफ्ट फेरो मैग्नेटिक मटेरियल and large for hard ferromagnetic material, ferromagnetic material। ये बात तो याद हो गया यहाँ से कि एरिया जो होगा आपका सॉफ्ट का ज्यादा होगा और हार्ड का क्या होगा, आपका कम होगा। सॉरी, सॉफ्ट का कम होगा और हार्ड का क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। इस बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। अगर कोई परेशानी है तो बोलिए, देख लीजिए ध्यान से। यानी एरिया किसका कम होगा, सॉफ्ट का, हार्ड का ज्यादा होगा। अब देखिए एक बात आप समझिए ध्यान से, जो आपके घर में करंट है ना, जिससे अभी पंखा चल रहा है, आपके घर में पंखा में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, जो भी बैठे हुए हैं, आपके ऊपर जो पंखा चल रहा है, उस पंखा का कॉइलिंग है ना, उस कॉइलिंग जो किया जाता है ना, ये आपका ये कॉइलिंग है, पोल है, इसी को आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाला जाता है, मतलब सॉफ्ट आयरन डाला जाता है, इस पर कॉइलिंग किया जाता है ऐसे ऐसे। एसी में, एसी करंट की बात आप कर रहे हैं, एसी में जो करंट डालते हैं ना, उस करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो बदलता है 1 सेकंड में। आपके घर में आए तो जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है, आप अपने मोबाइल पर देख लीजिएगा, सारे इंस्ट्रूमेंट पर लिखा रहता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब इस कॉइल में करंट इधर से 50 बार जाएगा, इधर से 50 बार फिर आएगा, मतलब करंट का डायरेक्शन 50 बार इधर से जाएगा, 50 तो इधर से आएगा, चेंज करेगा किस, इस कॉइल में। और उसके अंदर क्या है, एक आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। आप बताइए कि अगर हार्ड वाला रखिएगा
तो इसके डोमेन को बार बार अरेंज करेगा, यानी कि आप सोच लीजिए आप 50 बार डोमेन इधर है ब्लैक, मतलब ये जो है आपका ढक्कन समझिए कि डोमेन का डायरेक्शन बता रहा है, आपका ढक्कन जो है डोमेन का डायरेक्शन बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट जब इधर से है तो डोमेन इधर है, करंट का डायरेक्शन उल्टेगा तो डोमेन इधर उलट जाएगा, फिर करंट का डायरेक्शन बदलेगा तो डोमेन फिर इधर आ जाएगा, फिर डोमेन इधर बढ़ आएगा। और 1 सेकंड में ऐसा कितना बार होगा? 50 बार होता है आपके पंखा के कॉइल के अंदर जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाले हैं। तो याद कीजिए उसमें मोलिकुलर वाइब्रेशन नहीं पैदा होगा। तो आपके घर में स्टेबलाइजर होगा, स्टेबलाइजर पर थोड़ा हाथ रख के देखिएगा, अंदर वाइब्रेट करते रहता है, उसका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है, इसके मोलिकुलर वाइब्रेशन पैदा होता है, तो यहाँ एनर्जी लॉस होगा। अब बताइए कॉइल के अंदर हम लोग 100 पैरन डाले हैं, उसका डोमेन जो है बार बार अपना डायरेक्शन बदल रहा है, उसके कारण एनर्जी लॉस हो रहा है, फिर भी हम उसके अंदर वो डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इंसान हैं, जहां थोड़ा घाटा हो करके ज्यादा फायदा की उम्मीद हो तो वो काम करते हैं, सब लोग वही काम करते हैं, हमारे साथ भी लोग करते हैं, है ना। जो कम फी अभी तक पेड किए हुए होगा, अब एक आध चैप्टर पढ़ाना बाकी है तो सोचेगा थोड़ा सा खिसक लेते हैं हम, है ना। सब जगह लोग यही सोचता है, दूसरी जगह पढ़ लेंगे तो कम फायदा में हो जाएगा, तो काम सब जगह है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से एनर्जी लॉस हो रहा है, डोमेन को रिवर्स करना एनर्जी लॉस हो रहा है, लेकिन ये जानते हैं मैग्नेटाइजेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ज्यादा बढ़ाता है। तो सोच लीजिए आपका टॉर्क बढ़ा दिया, पंखा का रफ्तार बढ़ा दिया तेजी से, तो हम लोग ये काम करना पसंद करते हैं कि चलो थोड़ा बहुत ना हीट लॉस होगा, डोमेन के वाइब्रेशन का थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होगा, लेकिन कम ही नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल में आपका पंखा का रफ्तार बढ़ गया, ताकत बढ़ गया, तो उसमें कॉइल कम देंगे तो मटेरियल कम देंगे तो पंखा भारी कम होगा, जल्दी चलेगा, रफ्तार में चलेगा, इसलिए हम लोग डालते हैं। याद कर लीजिए ध्यान से, अभी इसका हम हिस्टेरिसिस लूप का आगे भी यूज करेंगे, 6ठा नंबर चैप्टर और 7वां नंबर चैप्टर में, दोनों जगह ये सब यूज आएगा। और एक बात और समझ लीजिए मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो इसका एरिया है ना वो एनर्जी लॉस को बतलाता है, ये भी आपको एग्जाम में पूछ चुका है। इसका एरिया क्या है? एनर्जी लॉस को बतलाता है, यानी जितना बड़ा एरिया होगा उतना बड़ा एनर्जी लॉस होगा। यानी इसमें सॉफ्ट के बदले अगर हार्ड डाल देंगे तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, अगर हार्ड डाल देंगे तो पंखा ज्यादा गर्म होगा, आपके अंदर का कॉइल जल सकता है, ट्रांसफार्मर के अंदर का कॉइल जल सकता है, ट्रांसफार्मर जो स्टेबलाइजर की बात कर रहे थे। तो सभी जगह सॉफ्ट आयरन डाला जाता है, सॉफ्ट नेचर वाला ज्यादा यूज होता है, हार्ड नेचर वाला सिर्फ एक ही जगह यूज होता है, परमानेंट मैग्नेट बनाने में, और कहीं नहीं। जितना भी कॉइलिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको कहते हैं, फिर से बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको कहते हैं, वहां यूज होगा सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन आप लोग देखे हैं, सॉफ्ट आयरन किसको कहते हैं? जो पूरा मुलायम हो, यही ना। 100% गलत, ये सब दिमाग में बात रखिएगा भी नहीं। सॉफ्ट आयरन का मतलब हुआ जो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाए। आपके घर में लोहा का जो काटी है, लोहा का जो ग्रिल है, छड़ है, रॉड है, कुर्सी जो है, जिसमें मैग्नेट कहीं तुरंत सट जाए, उसको सॉफ्ट आयरन कहते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में कभी एग्जाम में कोई पूछ दे कि सॉफ्ट आयरन का नाम सुना, तो यस, जिसको एकदम हाथ से मोड़ सकते हैं, मुलायम होता है, उसको सॉफ्ट आयरन कहते हैं। सॉफ्ट आयरन यहाँ पर नाम रखा गया है जो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए और डीमैग्नेटाइज हो जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में लाइए तो मैग्नेटाइज हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ले जाए तो डीमैग्नेटाइज हो जाए, उसको हम लोग सॉफ्ट आयरन कहते हैं। और सॉफ्ट आयरन को हम लोग कहाँ बनाते हैं? तो देखिए इस ग्राफ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, एनसीईआरटी में भी ग्राफ दिया है, सिर्फ वो दिया है, ये सब स्टेप आपको समझाया नहीं है। तो एनसीईआरटी बुक पढ़ करके भी आपको एक बार फिर से रीड करना है और वहां से नोट्स बनाना है, तब जाके आपको बात समझ में आएगा, है ना। तो हम एक बात तो बोल दिए हैं, लिखे हैं नहीं, नेलन लिखवाएंगे। इसका एरिया क्या बतलाएगा? एनर्जी लॉस। इसका एरिया क्या बताएगा? एनर्जी लॉस। याद हो गया है? इसका एरिया क्या बताएगा? एनर्जी लॉस। तो और एक बात याद फिर से याद कर लीजिए, सॉफ्ट आयरन रहेगा, इसका एरिया कम होगा, एनर्जी लॉस कम करवाएगा। हार्ड वाला रहेगा, इसका एरिया ज्यादा हो, एनर्जी लॉस ज्यादा कराएगा। तो हर एक जगह कॉइलिंग के अंदर हम लोग सॉफ्ट आयरन डालना पसंद करेंगे, न कि हार्ड आयरन, मतलब हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब किन्हीं को कोई डाउट है तब बोलिए, क्योंकि ये चैप्टर 5वां नंबर अब समाप्त होता है, इससे ज्यादा अब इसमें कुछ नहीं है।
देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। और कोई प्रॉब्लम है तब बोलिए। देख लीजिए, बात समझ लीजिए, किन्हीं को भी कोई डाउट हो, एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा, लग रहा हो कि सर कुछ गलत, हम पहले ही बोले थे एनसीईआरटी बुक एक बार पढ़ लीजिएगा, बैठिएगा, डाउट अपना क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको 2 बार वीडियो को सुन लीजिएगा। किसको? इसका 2 लेक्चर है, एक लेक्चर 2 दिन है, 3 दिन हो गया ना, तो आप जब तक सुनेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। 1-2 बार समझ लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। तो 5वां नंबर चैप्टर आपका इंड होता है। अब किन्हीं को कोई डाउट है तब बोलिए, नहीं तो अब मीटिंग इंड होगा, अब आगे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। हाई एनर्जी लॉस हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल करता है, एकदम बिल्कुल सही है जो पूछ रहे हैं। 100% हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा। एक बार एनसीईआरटी को जरूर रीड कीजिए सब लोग इस चैप्टर में, खासकर पारा फेरो डाया जहां चालू हुआ है वहां से, उस टॉपिक को जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत एग्जाम्पल होगा। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है ना, वो सीबीएसई बोर्ड में तो आपको तहलका मचा के पूछेगा, समझ लीजिए, एग्जाम्पल सब पूछेगा, वो आपको लिख करके याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मीटिंग इन कर दें।